यहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है एंड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेफिनेशन की या सिग्निफिकेंस की, यहाँ पे हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ये सुप्रीम लीगल लॉ फ्रेमवर्क होता है। लीगल लॉ फ्रेमवर्क क्या हो गया, ये सिंपली हो गया, ये यहाँ पे लॉ के अंडर लीगलाइज किया गया होता है, लोगों ने इसको अडॉप्ट किया होता है। जब हम बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन सबसे पहले हमें क्या करता है, ये हमें स्ट्रक्चर देता है किसका, गवर्नमेंट का। इसके बाद जब हम देखेंगे ये यहाँ पे रिलेशन जो होते हैं स्टेट एंड सिटीजन्स के दरमियान, उसको यहाँ पे ये क्या करता है, डिफाइन करता है। लाइक स्टेट एंड सिटीजन रिलेशंस में हम क्या बोल सकते हैं, जो सिटीजन्स हैं इंडिया के, उनके क्या राइट्स हैं या वो क्या मतलब उनका क्या हक बनता है गवर्नमेंट में, वो चीज़ यहाँ पे ये डिफाइन करता है। एंड स्टेट किसको हम बोलते हैं, स्टेट इज़ द लीगल अथॉरिटी ऑफ द कंट्री, या स्टेट हम सिंपली गवर्नमेंट को बोलते हैं, स्टेट हम गवर्नमेंट को यहाँ पे बोलते हैं। इसके बाद हम देखेंगे लिमिट स्टेट पावर थ्रू इंस्टीट्यूशनल चेक्स। तो यहाँ पे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, ये लिमिट करता है स्टेट पावर को। जैसा कि आपको पता होगा स्टेट पावर को लिमिट करने के लिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिवीजन ऑफ पावर है इंडिया में। डिवीजन ऑफ पावर क्या हो गया, डिवीजन ऑफ पावर क्या हो गया, हम देखेंगे इंडिया में जो गवर्नमेंट की फॉर्म्स हैं, एक तो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है हमारे पास, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एंड दूसरा हम क्या देखते हैं, दूसरा हम देखते हैं जो एक गवर्नमेंट होती है उसके 3 डिविजन्स होते हैं, उसके काम करने के 3 डिविजन्स यहाँ पे होता है, जिसमें हम देखेंगे लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ये तीनों आपस में चेक रखते हैं पावर्स पे। तो यही जो है इसका जो चेक रखता है वो भी कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। या स्टेट अनलिमिटेड पावर्स के साथ ऐसा ना हो जाए कि सिटीजन्स पे कोई जुल्म करे, उसको उससे बचाने के लिए यहाँ पे 3 इंस्टीट्यूशंस में हमने पावर को डिवाइड किया है। एक तो है लेजिस्लेचर, दूसरा है एग्जीक्यूटिव एंड तीसरा है जुडिशरी। इन तीनों में इसलिए पावर को डिवाइड किया है सो दैट पावर एक ही हाथ में कंसंट्रेट ना हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं एम्बॉडीज नेशनल वैल्यूज़ एंड एस्पायरेशंस। हम देखेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसी में से मतलब ये हमें क्या देता है, ये हमें एस्पायर करता है, ये हमें लीगल ऐसे राइट्स देता है जिनके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम एक्सील कर सकते हैं अपने लाइफ में, हम आगे जाने की कोशिश करते हैं या अपनी कंट्री को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो ये था सिंपली हम यहाँ पे देखते हैं ये कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन है। तो क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, ये 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आप ये सारे पॉइंट्स लेकर आराम से इसको डिफाइन करके आप सबसे पहले लिख सकते हो एस्टेब्लिशेस द गवर्नमेंट स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। फिर इसी पॉइंट को आप डिफाइन करके आगे बढ़ सकते हो, 2-3 लाइंस इसमें और लिख सकते हो। तो अब आपको डिफाइन करना आएगा कि किस तरीके से ये गवर्नमेंट को डिफाइन करता है, कि ऐसे गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर एस्टेब्लिश करता है वैसे। इसके बाद जब हम देखते हैं हिस्टोरिकल एवोल्यूशन, लाइक हम क्या देखेंगे, एवोल्यूशन जो है, एवोल्यूशन हर एक चीज़ में होता है विद टाइम। अगर हम देखेंगे एवोल्यूशन होता रहता है। लाइक जो पुराने लॉज थे, अगर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ, अगर हम देखेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉ में अगर हम देखेंगे, सबसे पहले जब हम देखते हैं जब एज ऑफ इंटरनेट थी ही नहीं, तब साइबर क्राइम्स होते ही नहीं थे। साइबर क्राइम जब होते ही नहीं थे तो साइबर के रिलेटेड यहाँ पे इंटरनेट के रिलेटेड कोई लॉ था ही नहीं। और जब विद टाइम साइबर क्राइम्स बढ़ने लगे तो हमने क्या किया, हमने साइबर लॉज लाए सो दैट हम इंटरनेट के रिलेटेड जो क्राइम्स होते हैं हम उनको कर्ब करें, हम उनको रोके। यहाँ पे हम उन मतलब जो वो होते हैं क्रिमिनल्स जो साइबर जो इंटरनेट का गलत यूज़ करते हैं, उनको सज़ा देने के लिए यहाँ पे हमने क्या लाया, साइबर लॉज लाए। और इन साइबर लॉज में हमने सज़ा डिफ़ाइन की उन लोगों के लिए जो लाइक इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करते हैं, कोई फ्रॉड करते हैं, कोई स्कैम करते हैं, तो उनको लेते हैं यहाँ पे। तो हमने क्या देखा, पहले पहले तो यहाँ पे सिंपली
ऐसा कुछ था ही नहीं, मतलब साइबर के रिलेटेड कोई लॉ था ही नहीं। बट विद टाइम जब हमने देखा ये चीज़ क्या हुई, ये इसमें इवॉल्व हो गई, क्योंकि ये चीज़ जब सोसाइटी में आ गई तो इसकी ज़रूरत सीधे हमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी पड़ने लगी। तो इसी तरीके से हम जब देखते हैं जो ये कॉन्स्टिट्यूशन था, कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही इतना बड़ा नहीं था, लाइक इसमें पहले ही इतने सेक्शंस नहीं थे, इतने ही लॉज नहीं थे, बल्कि इसमें क्या किया गया, ये विद टाइम इवॉल्व होता गया। लाइक जो हमारी ड्राफ्टिंग कमेटी थी या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, जो उस टाइम पे था उन्होंने अपने हिसाब से किया, फिर आगे जाके लेजिस्लेचर में, लोकसभा राज्यसभा में और प्रेसिडेंट के साथ मिलके हमने इसमें बहुत ऐसे सारे लॉज को इंट्रोड्यूस किया, कुछ लॉज को अमेंड किया। एंड इसी तरीके से हम क्या देखते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इवॉल्व होता गया। जैसे हम रिसेंटली देखेंगे वक्फ बिल, उसमें वक्फ लॉज जो है उनको अमेंड किया गया। एंड इसी तरीके से हम देखेंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके जो अपने मतलब एंसेस्ट्री हम देखेंगे, एंसेस्ट्रल इसके जो रूट्स थे वो है कॉलोनियल रूट्स। लाइक सबसे पहले कॉलोनियल गवर्नमेंट जब इंडिया में थी, जब ब्रिटिशर्स यहाँ पे रूल करते थे, तो उन्होंने एक एक्ट पास किया था जिसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स। और ये कब कब उन्होंने पास किया, 1919 में, एंड इसी तरीके से 1935 में। और इससे क्या हुआ, इंडिया की अपनी एक लोकल गवर्नमेंट बनी जिसमें ब्रिटिशर्स भी थे। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने अल्टीमेटली उनके दिमाग में ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट आया कि हमें अब कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत है। तब तक हम देखेंगे यहाँ पे कहाँ के लॉज चलते थे, यहाँ पे ब्रिटिश जैसे कि इंग्लैंड के लॉज यहाँ पे चलते थे, बट उनको मॉडिफाई करके फिर इंडियन कॉन्टेक्स्ट में उनको यहाँ पे बनाया गया। इसके बाद जब हम देखते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमने पहले ही बोला कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सबसे पहले अगर हम देखेंगे इसकी सीड जो रखा था वो एम एन रॉय ने रखा था। फिर इसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई, उसका इलेक्शन जब हुआ वो तो जुलाई एंड अगस्त 1946 में हुआ। एंड इसी तरीके से फिर पहली मीटिंग भी इसकी हुई एंड इन्होंने ड्राफ्टिंग प्रोसेस यहाँ पे स्टार्ट की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना स्टार्ट किया। एंड बनाने के दौरान हमने देखा कि डिस्कशंस हुए, यहाँ पे डिबेट्स हुए, बहुत सारे मसलों पे यहाँ पे मतलब डिस्कशन किया गया। और फाइनली इन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन इन्होंने बनाया। और कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 में, जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी बोलते हैं। एंड इसको एनफोर्स किया गया, लाइक ये लॉ जो है इसका जो वजूद मतलब ये जो अप्लाई होने लगा वो होने लगा 26 जनवरी 1950 में, जिसको हम रिपब्लिक डे भी बोलते हैं। और हमने क्या देखा, अब हम साइलेंट फीचर्स देखने की कोशिश करेंगे किसके, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। तो ये सेकंड टॉपिक है आपके फर्स्ट यूनिट का, उसी को हम आगे लेकर जा रहे हैं यहाँ पे, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द फाउंडेशन ऑफ द नेशन। ये हमने यहाँ पे एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के डेफिनेशन के बारे में बात की, इसी तरीके से हमने बात की सिग्निफिकेंस के बारे में। अब हम इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखने की कोशिश देखने की कोशिश भी हमने की, लाइक हिस्टोरिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ, कैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व हुआ। सबसे पहले हमने रूट्स देखे, इसकी एंसेस्ट्री देखी, वो तो कॉलोनियल गवर्नमेंट से ही थी। उसके बाद हमने देखा, कल हमने डिटेल में देखा था कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वजूद में आई, फॉर्मेशन इसकी देखी और इसका मतलब जो स्ट्रक्चर था वो देखा। एंड अल्टीमेटली हमने देखा एडॉप्टेशन कब हुई लॉ की। एंड लास्टली हमने क्या देखा, एनफोर्समेंट कब हुई इन कॉन्स्टिट्यूशन की। अब हम देखेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हालांकि आपको पता होगी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है इज़ द लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इन वर्ल्ड। हम क्या देखेंगे, ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है ये दुनिया में। और हम क्या देखते हैं, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये कॉन्स्टिट्यूशन रिजिड है। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन क्या हो गया, इसमें लॉ को चेंज करने के लिए पहले हमें लोकसभा राज्यसभा में बिल पास करनी पड़ती है, तब जाके इसमें लॉज चेंज हम कर सकते हैं। जब उन लॉज पे क्या मिलेगी, जब उस चेंज पे यहाँ पे मेजॉरिटी का मतलब मेजॉरिटी यहाँ पे साइन करेगी, हाँ ये लॉ हमें चेंज करना है, तब जाके लॉ यहाँ पे चेंज होता है, 2/3 मेजॉरिटी जिसको हम बोलते हैं। अब हम देखेंगे फीचर इसका है लेंथ की, अगर हम बात करेंगे फेडरल सिस्टम की बात करेंगे,
इसी तरीके से हम क्या देखेंगे, लाइक लेंथ की बात करेंगे, फेडरल सिस्टम की बात करेंगे, फंडामेंटल राइट्स की बात करेंगे, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात करेंगे, अमेंडमेंट प्रोसेस कैसे होता है वो देखेंगे, इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करेंगे। इसी तरीके से लास्ट पे फिलोसफिकल फाउंडेशन दूसरा टॉपिक है वो देखेंगे इसका। सबसे पहले जब हम लेंथ की बात करते हैं तो लेंथ में हम क्या देखते हैं, लेंथ में हम देखेंगे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये हमने पहले ही बोला ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है जिसमें हमें कितने आर्टिकल्स मिलते हैं, जिसमें हमें अराउंड 470 प्लस आर्टिकल्स मिलते हैं। एंड फेडरल सिस्टम की बात जब हम करते हैं, फेडरल सिस्टम क्या हो गया, देयर इज अ डिवीजन बिटवीन पावर स्टेट एंड द यूनियन, स्टेट एंड द सिंपली सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का हम देखेंगे यहाँ पे पावर का डिवीजन होता है। डुअल पॉलिटी विद द स्ट्रॉन्ग यूनिटरी फीचर्स, लाइक हम देखेंगे चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो या हम देखेंगे सेंट्रल गवर्नमेंट है, तो इनका दोनों का काम करने का तरीका क्या होता है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सुपरवाइज करती है स्टेट गवर्नमेंट को एंड स्टेट गवर्नमेंट सुपरवाइज करती है लोकल गवर्नमेंट्स को। इस तरीके से यहाँ पे पावर क्या है रहता है, पावर एक तो कंट्रोल में रहता है और दूसरा क्या होता है, दूसरा जो सिटीजन्स हैं उनकी जो आवाज़ है वो गवर्नमेंट तक इजीली पहुंच जाती है। क्योंकि अगर हम देखेंगे अगर सेंट्रल ही गवर्नमेंट होती तो कश्मीर से दिल्ली बंदे को जाना पड़ता अपनी आवाज़ उठाने के लिए, बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे, कश्मीर का बंदा अपने स्टेट गवर्नमेंट को बोल सकता है एंड स्टेट गवर्नमेंट अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को बोल सकती है। ये प्रॉब्लम है मेरे एरिया में और ऐसा कुछ होना चाहिए। इसके बाद हम देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स जो है ये पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में है, पार्ट 3 कॉन्स्टिट्यूशन में है फंडामेंटल राइट्स एंड इसी को हम क्या बोलते हैं, सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन या मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का जिसमें हमें फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इस पे आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है, एक सिंपल शॉर्ट टाइप क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज नोन एज मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, दीज आर द राइट्स विच आर गिवन टू ह्यूमन बाय इट्स बर्थ। ये जो है ये बाय बर्थ उसको मिल जाते हैं ये राइट्स एंड दीज फंडामेंटल राइट्स नॉट ओनली गिवन बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बट जो यूएन का कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरनेशनल कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें भी ये फंडामेंटल राइट्स एक सिटीजन को मिल जाते हैं, एक पर्सन को मिल जाते हैं। लाइक जस्टिसेबल गारंटीज आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक हम क्या देखते हैं, फंडामेंटल राइट्स देखे हैं यहाँ पे। अब रही बात फंडामेंटल राइट्स की, इस पे हम डिटेल्ड एक लेक्चर हम लेंगे क्योंकि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी जो है वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है इसी यूनिट में, जो कि एंड ऑफ दिस यूनिट होगा एंड एंड ऑफ द यूनिट पे हम क्या करेंगे, हम लास्टली यहाँ पे देखेंगे कुछ क्वेश्चंस जो सिंपली कश्मीर यूनिवर्सिटी ने आपसे पूछे हैं, लाइक रिसेंट ईयर्स में जो एनईपी के अंडर यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ उसमें हम देखेंगे कि क्वेश्चन पेपर्स का डिस्कशन भी यहाँ पे हम करेंगे, कैसे इस यूनिट से क्वेश्चंस बनाए गए एंड क्या क्या क्वेश्चंस बनाए गए उन पे हम यहाँ पे बात करेंगे लास्ट पे। लाइक लास्ट जब इस यूनिट का एक अलग से हम यहाँ पे एक और सिंपल टॉपिक बनाएंगे, सिंपल यहाँ पे हम एक अलग लेक्चर बनाएंगे जिसमें हम सारे यूनिट्स के यहाँ पे क्या डिस्कस करेंगे, यहाँ पे सारे यूनिट्स के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, जैसे आपको पता होगी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ टू अडॉप्ट द वंस कल्चर या इसी तरीके से प्रमोट अपने कल्चर को करना, या राइट टू प्रोटेस्ट, इसी तरीके से राइट टू एजुकेशन या वुमेन एम्पावरमेंट, वैसा कुछ ऐसा इसमें आता है। इसके बाद हम देखेंगे डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉन जस्टिसेबल वेलफेयर डायरेक्टिव्स आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक, और इस पे इन 2 पे हम बात करेंगे, अलग से ये टॉपिक है हमारा, वो चीज़ हम देखने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।
इसके बाद जब हम देखते हैं वो है अमेंडमेंट प्रोसेस। अमेंडमेंट प्रोसेस जो है ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी, हमने पहले ही बोला जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड भी है एंड इसमें फ्लेक्सिबिलिटी भी है। एंड आर्टिकल 368 के अंडर यहाँ पे अमेंडमेंट प्रोसेस डिफाइन की गई है। लाइक अमेंडमेंट प्रोसेस में हम क्या देखते हैं, सबसे पहले राज्यसभा में बिल पास होगी, उसके बाद लोकसभा में बिल पास होगी, लोकसभा पास करेगी तो उस पर राज्यसभा में डिस्कशन होगा एंड राज्यसभा में डिस्कशन होने के बाद जब प्रेसिडेंट उस पर साइन करेगा तो वो लॉ या तो उसमें अमेंडमेंट होगी या तो वो लॉ पास हो जाएगा। एंड कॉन्स्टिट्यूशन का इस पे सब पे नज़र रखने के लिए यहाँ पे हमने क्या देखा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमने देखा है इंडिपेंडेंट जुडिशरी। लाइक वक़्फ़ बिल जो रिसेंटली पास हो गई, सबको लगा कि वो गलत है बट उसको राज्यसभा ने भी पास किया, लोकसभा ने भी पास किया, प्रेसिडेंट ने भी पास किया। अब उस पे मतलब कैसे इंसान अपनी नज़र रखे, कैसे उस पे आवाज़ उठाए, तो यहाँ पे इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। जुडिशरी को ना लेजिस्लेचर के साथ कुछ है ना उनके साथ, तो कुछ जो भी जिसको भी गलत लगा उन्होंने केस किया उस पे और वो जो है अपील उन्होंने रजिस्टर कर ली अपनी, वो कहाँ की, वो उन्होंने हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट उसमें अपील कर दी सो दैट वो वहाँ पे उस पे डिस्कशन करे, अब उसको देखे उसके प्रोज एंड कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं, तो सो दैट उसमें थोड़ी सी चेंज आ जाए। वो चीज़ हम देखेंगे इंडिपेंडेंट जुडिशरी यहाँ पे काम कैसे करती है। ये गार्डियन होती है कॉन्स्टिट्यूशन मॉरलिटी की। लाइक अगर कहीं पे आपको ऐसा लगेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी एक सेक्शन को यहाँ पे टारगेट कर रहा है और वो सेक्शन क्या कर सकता है, वो सिंपली जुडिशरी के पास जाके अपनी आवाज़ को यहाँ पे उठा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे फिलोसफिकल कॉन्टेक्स्ट या फिलोसफिकल फाउंडेशन। फिलॉसफी के रिलेटेड जैसे फिलोसफिकल आपको पता ही होगा कि फिलॉसफी में हम क्या देखते हैं, लाइक मॉरल्स देखते हैं, एथिक्स देखते हैं, वो चीज़ें। यहाँ पे फिलोसफिकल फाउंडेशन में हम देखेंगे जस्टिस के बारे में, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल जो हमारा प्रेम्बल है, लाइक सबसे पहला पेज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में उसमें भी जस्टिस की बात की गई है, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस। इसी तरीके से लिबर्टी की बात जब हम करते हैं, लिबर्टी हो गया आज़ादी की बात, कंप्लीट फ्रीडम नहीं बल्कि फ्रीडम अंडर लॉज की बात जब हम देखते हैं, वो है थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ। तो आपको इन सब चीज़ों में यहाँ पे फ्रीडम मिलती है। एंड लास्टली हम देखते हैं इक्वलिटी, लाइक स्टेट्स एंड अपॉर्चुनिटी आपको इक्वली मिलती है, फर्टर्निटी, डिग्निटी एंड नेशनल यूनिटी हम देखते हैं। लाइक इंडिया में हर एक मज़हब को, हर एक इस कल्चर को यहाँ पे इक्वली प्रमोट करने का एक मौका मिलता है, एक लाइक उसको लाभ भी यहाँ पे क्या प्रमोट करता है, कॉन्स्टिट्यूशन भी उसको सपोर्ट करता है।